हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग का चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 का डेट इज योर स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है। पहला पार्ट है एनिमल का बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखिए, पॉपुलेशन इतना बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं होगा, पॉपुलेशन को सस्टेंस करने के लिए फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टेक्निक जिससे बढ़ते हैं, बढ़ेगा, उसी को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, कुछ डाटास है और ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक एनिमल पार्ट, एनिमल ब्रीडिंग, और एक प्लांट का है, डेट इज प्लांट ब्रीडिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग से आते हैं, बहुत टफ है, बट उसको सारा टेक्स्ट से मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा प्लांट ब्रीडिंग का, और एनिमल ब्रीडिंग का सिर्फ ये रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विथ एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करते हैं, सिंस ये एनिमल का है, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक। मतलब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कीजिए, ब्रीडिंग करवाइए, एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक मतलब जो आप पालते हो, ठीक है। जैसे केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स लाइक बफेलो, काऊ पालते हैं, पिग्स पालते हैं, हॉर्सेस, कैटल, सीप, कैमल, गोट एट्सेट्रा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूली एडेड आपका पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज भी आपका इंक्लूड हो जाता है, किसमें? तो एनिमल हस्बेंड्री में। तो बेसिकली कंसेप्ट है एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय गोरू को पालना पोसना, ठीक है, केयर लेना, ब्रीडिंग करवाना, ऑलराइट। और पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसी को अभी हम पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आपका डेट इज एनिमल हस्बेंड्री का। डेट इज कुछ डाटा से कि वर्ल्ड का 70% जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, ठीक है, डेट इज गाय गोरू भेड़ा बकरी जो भी है, 70% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, 70% पॉपुलेशन। बट भैया प्रोडक्शन में जब बात आता है ना, तो ये 70% मिलकर वर्ल्ड का सिर्फ 25% ही प्रोडक्शन करते हैं। डेट इज प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। सो इस प्रोडक्टिविटी इतना लो है तो न्यू टेक्निक अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी मिले हमको, क्वांटिटी मिले, प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़े। सो न्यू टेक्निक्स अप्लाई करना जरूरी है, जैसे मोइट हो गया आपका, ठीक है। हम देखेंगे उसको आगे का पार्ट में। सो डाटा ध्यान में रख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट से। तो बहुत सिंपल है भैया, सब जनरल नॉलेज वाला बात है। गाय गोरू कहीं तो पाला हुआ गुहाली देखे होगे ना। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट मतलब क्या? आप ब्रीडिंग कर रहे हो, रेयरिंग कर रहे हो, किस लिए? ताकि आपको मिल्क मिले और उसका प्रोडक्ट, मिल्क एंड इस प्रोडक्ट का जो फार्मिंग रेयरिंग होगा उसी को अब मिल्क भी मिले, उसका दही भी, घी, बटर, चीज़ जो भी मिलेगा, ठीक है। और उसका प्रोडक्ट्स के लिए जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, रेयरिंग कर रहे हो एनिमल्स को, काऊ बफेलो या जो भी हो, उससे हम कहते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी मिल्क, ठीक है, नाम ही है डेयरी मिल्क, तो उसे याद रख लेना। सो इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग यील्ड, प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी बढ़े मिल्क का एंड इट्स प्रोडक्ट। और मिल्क का जो मतलब प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड होगा कि आप कौन सा क्वालिटी का ब्रीड लिए हो भैया। आपका फार्म में एक ऐसा फार्म है जिसमें लोकल गोरू है 10, तो 1-1 लीटर दूध देगा होगा 10 लीटर, और एक ऐसा फार्म है जिसमें आपका जर्सी गोरू है 10, और एक जर्सी गोरू 20 लीटर दूध देगा, तो 200 लीटर। तो वो जो प्रोडक्शन है मिल्क का डिपेंड करेगा भाई कौन सा ब्रीड है आपके पास, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी है कि आप गुड ब्रीड को सेलेक्ट करें, ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो, और डिजीज रेजिस्टेंस हो, बीमार उमार अचानक ना पड़े फटक से, ठीक है। और जैसे गाय और गोरू में आपको पता है, गाय, काउस एंड बफेलोस में, बफेलोस आर मोर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। उनका मिल्क जो होता है वो काफ़ी थिक भी होता है और फैट्स कंटेंट ज़्यादा होता है उनमें। नाउ देखो, इस सब में नीट का क्वेश्चन जो है इसमें कुछ है नहीं, बट बोर्ड्स में आ सकते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बुक में है तो देखिए पढ़ते हैं कि क्या तरीका है डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जिससे आपका क्वांटिटी बढ़े। तो भाई आपको गाय गोरू को देखना है, सफाई मेंटेन करना है, बीमार होने नहीं देना है, अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छा घास फूस खिलाओगे, ठीक है, पानी अच्छे से दोगे, प्लस डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करवाओगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो इसलिए आपका फार्मिंग मस्त होगा। तो वही कुछ है भाई जनरल नॉलेज। सो लुक आफ्टर दी कैटल, ठीक है, हाउसिंग वेल होना चाहिए, एडिक्वेट पानी मिलना चाहिए, मेंटेन डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक है। कैटल को अच्छे से फीडिंग करो, क्वालिटी और क्वांटिटी का फोडर दो, बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया ज़्यादा खिलाओ फोडर, घास फूस, ठीक है। एंड क्लीनलीनेस एंड हाइजीन्स को मेंटेन करो, ठीक है। और मिल्किंग समय भी और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के समय भी इस तरीके से, ठीक है। आजकल तो साइंटिफिक वे आ चुका है, मशीन ही मिल्किंग करता है, डायरेक्ट टैंकी में सप्लाई कर देता है, ठीक है। सो आदमी का हाथ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आजकल हाइजीन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
तो यही सब बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट का लिखे, तो लिख देना है आपको ऐसा, ठीक है। हाउ टू एंश्योर स्ट्रिंजेंट मेजर, ताकि कोई बीमार ना हो, तो ऑब्वियसली रेगुलर इंस्पेक्शन करवाइए, ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और विजिट करते रहिए रेगुलर वेटरनरी डॉक्टर से, ठीक है। और ये कभी हो पाएगा जब आपके पास बढ़िया सा फार्म हो। 2 गोरू के लिए आप हर महीना अगर डॉक्टर को विजिट करवाओगे तो कमाई से तो खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो हो गया उसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मतलब बॉयलर फार्म, इस तरीके से ध्यान रखना है। देखो पर इसमें जैसे डेयरी मिल फार्म में क्या आता है, आपका मिल्क एंड उसका प्रोडक्ट के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, तो पोल्ट्री फार्म आपका किया जाता है फॉर द मीट, जैसे चिकन को मीट, और कभी कभी अंडा भी मिल जाता है डक से। सो फॉर द पोल्ट्री इज द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, ठीक है। पोल्ट्री लोग जो होते हैं वो सब डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, जैसे चिकन याद रखना, डक, टर्की एंड गीस, ठीक है, याद रख लीजिएगा, टर्की, डक एंड गीस एंड चिकन, ये सब इंक्लूड होता है इसमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। क्यों चाहिए होता है? तो इट आर यूज फॉर फूड्स और एग्स, या तो मीट के लिए या तो एग के लिए रखते हैं कोई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है इसमें पोल्ट्री फार्म बढ़िया से सेलेक्ट करने के लिए, इसमें भी क्या है, सेम तरीका भैया, बढ़िया सा ब्रीड लेना पड़ेगा, डिजीज़ फ्री ब्रीड लेना पड़ेगा, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, एकदम कोई गंदा गंदी लेटरा फेटरा ना हो, ठीक है, प्रॉपर फीडिंग करो, वाटर बढ़िया से दो, हाइजीन्स एंड हेल्थ केयर रखो, बस फार्म तगड़ा चलेगा एकदम। 100 बॉयलर का बच्चा है तो 100 बॉयलर निकलेगा, उसको बेचो तो पैसा कमाओ, बढ़िया है एकदम, ठीक है। एक याद रखिएगा, इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ जो चिकन है, इम्प्रूव जो ब्रीड है चिकन का वो होता है लेग हॉर्न, ठीक है, लेग हॉर्न, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी फिगर दे के रखा है लेग हॉर्न का, ये इम्प्रूव वेराइटी ऑफ चिकन है। उसके अलावा आपका इसमें आ जाता है, पोल्ट्री फार्म में आ जाता है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। सो बर्ड फ्लू जो होता है एक वायरल डिजीज है जो बर्ड्स मतलब पोल्ट्री सब में होते हैं, एंड डेट इज कॉज बाय योर वायरस नोन एज H5N1 वायरस, याद रख लीजिएगा, H5N1 वायरस, ठीक है, H5N1 वायरस, ये कुछ है बुक में ही। और चीज़ बर्ड फ्लू के लिए ही है, और चीज़ है कि कुछ टर्म्स है, जैसे बॉयलर बोलने से आपको क्या समझ में आता है, ये सब वो पोल्ट्री वाले हैं, वो पोल्ट्री ऑर्गेनिज्म है जिसको आप मीट के लिए उगाते हो, ठीक है। बॉयलर बोलते तो अपन इसे चिकन समझ में आता है। एक होता है आपका लेयर जब बोलते हैं आपका टर्म यूज़ करता है, तो लेयर टर्म यूज़ करते हैं उस पोल्ट्री एनिमल के लिए जिसको आप एग के लिए उगाते हो, ठीक है, एग्स के लिए। तो एग इस तरीके से रहता है एक के ऊपर दूसरे लेयर में, तो ऐसे याद रख लेना, कुछ टर्म से, बस सिंपल है, डरना नहीं है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू एनिमल ब्रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सो ब्रीड मतलब क्या, एक ब्रीड वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ब्रीड में पकड़ रहा हूँ सपोज लोकल डॉग का ब्रीड, तो ब्रीड मतलब क्या है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका एंसेस्टर जो है डिसेंडेंट हो एक ही होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और वो सारे ग्रुप ऑफ एनिमल जो है जैसे लोकल डॉग्स वो सब सिमिलर इन अपीयरेंस, फीचर्स, साइज सब सेम हो, ठीक है। और आप ब्रीडिंग करवाते हो ताकि आपका ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो मॉडिफाई हो, ताकि आपका कैरेक्टर उसमें जाए और आपको इम्प्रूव वैरायटी मिले, इम्प्रूव ब्रीड मिले, ठीक है। सो देखो ब्रीड मतलब क्या, ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बाय डिसेंस, कॉमन एंसेस्टर होगा, एंड सिमिलर एंड हैविंग सिमिलर जनरल अपीयरेंस, फीचर्स एंड साइज, देखने में एक ही तरीका होना चाहिए, फीचर सब सेम होना चाहिए। और ब्रीडिंग आप क्यों करवाते हो, ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू ह्यूमन, ताकि आप उसे मॉडिफाई कर पाओ। जैसे एक नॉर्मल काउ ले लो और देखो एक मॉडिफाइड कैटल ब्रीड है जैसे जर्सी, 10-12 लीटर दूध बनाता है देखो, और नॉर्मल काउ है 1-2 लीटर। सिमिलरली इम्प्रूव आपका जो चिकन का वेराइटी है वो है आपका लेग हॉर्न, काफ़ी बड़ा होता है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अंडा भी ज़्यादा बनाते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग का एम ही यही होता है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, प्लस आपका जो भी क्वालिटी है एनिमल्स में उसको डाल दिया जाए, 2 अलग अलग ब्रीड को मिला के। सपोज एक ब्रीड है जो ज़्यादा मिल्क बनाता है और एक ब्रीड है जो डिजीज फ्री है, मिला दो दोनों को जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको ज़्यादा मिल्क बनाएगा और डिजीज फ्री भी रहेगा, सिंपल है, ठीक है। सो एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग यही होता है टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द यील्ड एंड डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल, इसलिए ब्रीडिंग किया जाता है। ब्रीडिंग 2 प्रकार के होते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, एकदम बढ़िया से समझेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज इन ब्रीडिंग,
इनब्रीडिंग मतलब इट इज़ द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल सेम ब्रीड में जब क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को ब्रीड करवाते हो जो 4 से 6 जनरेशन के लिए सिमिलर हो, क्लोजली रिलेटेड हो, एंसेस्टर सेम हो, तो उस ब्रीडिंग को आप कहते हो इनब्रीडिंग। सपोज अपने ये 2 डॉग का वैरायटी को ब्रीड करवाए सिमिलर, ठीक है, 2 डिजायरेबल क्वालिटीज़ को लेके, एक सुपीरियर मेल एक सुपीरियर फीमेल को लेके आपने मीटिंग करवाया ताकि आपको डिजायर क्वालिटी मिले। फिर यहाँ में आपका देखो इस तरह से प्रोजेनी आया, ठीक है, इस तरह से आपका प्रोजेनी आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह से आपका बच्चा आया। तो इसमें से आप देखोगे कि पेरेंट्स का कोई जो हार्मफुल जीन होता है ना कैरेक्टर के लिए, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, 1 सेकेंड, ओके, सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। तो कोई पेरेंट्स का जो हार्मफुल जीन होता है वो एक्सपोज हो जाता है इस सब चिल्ड्रन में, जैसे कि ये 2 प्रोजेनी में आ गया, ठीक है। सो इनब्रीडिंग करने से क्या होता है, आपका हार्मफुल रेसेसिव जीन एक्सपोज हो जाता है, और इसमें तो बढ़िया एकदम जीन आया, ये 2 में, इन 4 में एकदम बढ़िया जीन आया, एकदम अच्छा वाला जीन आ गया। तो अब क्या करोगे, इसे आप फिर से मेट करवा दोगे, इसे आप फिर से मेट करा दोगे ताकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि आपको तो अच्छा वाला चाहिए। जो हार्मफुल रेसेसिव जीन आया आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, आप सेलेक्ट ही नहीं करोगे ताकि अगला जनरेशन में जाए ही नहीं, ठीक है। फिर समझ लीजिए ये 2 का बढ़िया है तो इन दोनों का क्रॉसिंग करवाओगे, फिर से इनका प्रोजेनी हुआ, देखिए, फिर से इनमें से जो अच्छा होगा उसको आप सेलेक्ट करके प्रोजेनी करवाओगे। तो ये आप सेल्फ ब्रीडिंग बार बार क्यों करवा रहे हो, तो देखिए इसका तो सारा का सारा जितना क्रॉस है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, हर प्रोजेनी में जनरेशन आ रहा है। तो अब देखिए एंसेस्टर जो है सेम है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, ये ऑल दिस आर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। सो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स सेम ब्रीड में जब होता है 4 से 6 जनरेशन के लिए ब्रीडिंग, तो उसे आप कहते हो इनब्रीडिंग, ठीक है। सो नाउ इनब्रीडिंग का फायदा क्या है, सो अब जो सुपीरियर कैरेक्टर है उसको बार बार देखो, इसमें ये 2 तगड़ा था तो आपने इसको मेट करवा दिया, तो सुपीरियर को मेट करवाने से आपका सुपीरियर जीन नेक्स्ट में कलेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ का सुपीरियर मिला देने से नेक्स्ट बच्चे में और सुपीरियर जीन चला जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 जनरेशन का बाद सारा सुपीरियर क्वालिटी उस बच्चे पे चला जाएगा, वो होमोजाइगस बन जाएगा, प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगा, सारा सुपीरियर ही जीन रहेंगे, क्योंकि हार्मफुल जो एक्सप्रेस हुआ उसको तो आपने लिया ही नहीं, उसको आपने सेलेक्ट किया ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, बाय नॉट सेलेक्टिंग। पर इसका कुछ डीमेरिट है, एडवांटेजेस भी है, उसको अभी देखेंगे। चलिए इनब्रीडिंग तो समझ लिया, आई होप। सो इनब्रीडिंग मतलब क्या है, इट इज़ द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड। कितना जनरेशन के लिए, 4 से 6 जनरेशन के लिए। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी यही है कि आइडेंटिफाई कीजिए सुपीरियर मेल और फीमेल्स को सेम ब्रीड का, और उसे मेट करना है। उसके बाद मेटिंग करने के बाद प्रोजेनी को जो ऑब्टेन होगा आपको उसको इवेलुएट कीजिए, और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि सुपीरियर कौन है और मेल और फीमेल कौन है, और फिर से मेटिंग करवाइए, एंड देन जनरेशन कंटिन्यूस लाइक दिस, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, तो इसका एडवांटेजेस है कि इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी टू इवॉल्व प्योर लाइन वेराइटी, मतलब कि तगड़ा वाला सुपीरियर आते आते जो आपका फाइनल 2-3-4 जनरेशन बाद जो प्रोजेनी होगा ना, उसमें सारा सुपीरियर ही कैरेक्टर होगा, तो उसको मतलब उसमें हार्मफुल वाला कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ सुपीरियर है, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस कंडीशन बोलोगे, या बोलोगे प्योर लाइन आ चुका है होम किसके लिए, सुपीरियर जीन के लिए। तो ये इसका फायदा है। प्लस इनब्रीडिंग करने से आपका क्या होता है, डेट इज इट एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन, कोई प्रोजेनी में आता था, मैंने दिखाया, ठीक है, डेट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। आप उसे सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा वो बच्चा उस जनरेशन का, ठीक है। प्लस इनब्रीडिंग से क्या होता है, सिंस आप तो इसे सेलेक्ट नहीं करके आप किसे सेलेक्ट करोगे, सुपीरियर कैरेक्टर वाले को, तो अगले जनरेशन में सुपीरियर ही जाएगा, मतलब एक्युमुलेट हो रहा है जीन सब, ठीक है, सुपीरियर कैरेक्टर सब। तो इनब्रीडिंग क्या करता है, इट हेल्प्स इन एक्युमुलेटिंग ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। जो लेस डिजायरेबल जीन है आप उसको सेलेक्ट ही नहीं करोगे, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर जीन का इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड, तो आपका ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। बट आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है इनब्रीडिंग का, कि कंटिन्यूअस जब इनब्रीडिंग करवाते हो ना, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स का सेम ब्रीड का कंटिन्यूअस जब आप इनब्रीडिंग करवाते हो तो उनका फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इट इज़ द डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग,
4 से 6 जनरेशन तक आप कंटिन्यूसली सेम ब्रीड में इनब्रीडिंग करवाते रहते हो तो उसका फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सपोज यहाँ में आपका एक ब्रीड है 4 से 6 जनरेशन के लिए जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ चुका है। सपोज ये इंडिया का एक डॉग पकड़ लो और ये फॉरेन का एक डॉग है, सेम ब्रीड होगा। ठीक है, ये अगर तुम्हारा यहाँ में अगर तुम्हारा लेबर्डो है, ठीक है, तो फॉरेन का भी तुम लेबर्डो ही लो, वो भी आपका 4 से 6 जनरेशन तक कर चुका है सपोज। सो फॉरेन का जब एक सेम ब्रीड के साथ जब आप तुम क्रॉस करवाओगे जिसमें 4 से 6 जनरेशन के लिए कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अरे भाई इंडिया का है तो इसका एंसेस्टर इंडिया वाला ही है, लेबर्डो 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 लेबर्डो। फॉरेन का है तो लेबर्डो ही है बट उसका एंसेस्टर अलग है। सो जब आप मेटिंग करवाते हो सेम ब्रीड का बट नॉट क्लोजली रिलेटेड, दिस आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, ओके। और जब आप इनका मेटिंग करवाते हो तो इसे आप कहते हो आउट क्रॉस। क्या कहते हो? आउट क्रॉस, क्योंकि आपने आउट से फॉरेन से क्रॉसिंग करवाया, ऐसे दिमाग में रख लेना। ठीक है, इसे आप कहते हो आउट क्रॉस। ठीक है, सो ऐसा करने से आपका इनब्रीडिंग जो प्रॉब्लम है, अब ये आउट क्रॉस वाला दूसरा वाला जो फॉरेन बाहर से आपने क्रॉस करना उसका फिर से कैरेक्टर आ जाएगा तो फर्टिलिटी फिर से आ जाएगा। डेट मीन्स यू कैन ओवरकम योर दिस प्रॉब्लम डेट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, सो देखो हाउ टू सॉल्व दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो मेट सेलेक्टेड एनिमल्स, जो भी आपका सेलेक्टेड एनिमल्स है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से भोग रहा है, उसे आप अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड से मेट करवा दो। ठीक है, जिसका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसी को आप कहते हो क्रॉस ब्रीडिंग। सो आउट ब्रीडिंग है, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल का ब्रीडिंग को आउट ब्रीडिंग कहते हो, जो कि 3 प्रकार का है, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग मतलब आपका अनरिलेटेड सेम ब्रीड का स्पेसिस बट कोई 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेटेड नहीं है, उसको जब क्रॉसिंग करोगे आप बोलोगे आउट क्रॉसिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जब आप डिफरेंट ब्रीड, एक लेबर्डो डॉग ले लो, एक लोकल डॉग ले लो, सपोज जब 2 डिफरेंट ब्रीड को तुम क्रॉस करवाओगे तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, और ऊपर मैंने आउट क्रॉस ही बोला था ना, आउट क्रॉस ही बोला था। ठीक है, मतलब कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप आउट क्रॉसिंग से ही ओवरकम कर सकते हो। और जब तुम डिफरेंट स्पेसिस, डोंकी और हॉर्स सपोज अलग अलग स्पेसिस से क्रॉस कराओगे तो उसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। स्पेसिस आ रहे देखो तो डिफरेंट स्पेसिस, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, ऑलराइट, लाइट ऑफ हो गया था, लगता है हॉरर मूवी चल रहा था। नाउ सी आउट ब्रीडिंग का टाइप्स, डेट इज नंबर 1 आउट क्रॉसिंग। सो क्या है ये ऑलरेडी बता दिया मैंने। इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स सेम ब्रीड विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन का बीच में सेम ब्रीड का क्रॉसेंस है वो इन ब्रीडिंग, और नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन उसको जब क्रॉस कराओगे उसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है, एंड इसका जो बच्चा होगा उसे बोलोगे आउट क्रॉस। इसका एडवांटेज इसे ये है कि वो आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करवाएगा, प्लस ये बेस्ट मेथड है फॉर एनिमल्स जिसका प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है, ग्रोथ मीट वेट का जो काफ़ी कम ग्रोथ है जो भी और एनिमल्स का, उसको सेम ब्रीड का अनरिलेटेड से क्रॉस करा दो, डेट इज आउट क्रॉस कराओ, तगड़ा हो जाएगा वो अगला उसका प्रोजेनी। सिमिलरली क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या? इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एक ब्रीड डिफरेंट ब्रीड मीटिंग हो रहा है। ठीक है, ताकि डिजायरेबल क्वालिटीज दोनों ब्रीड का आपका कंबाइन हो जाए। एंड द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल में बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन और मे बी सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप ए न्यू स्टेबल सुपीरियर ब्रीड। तो उसको आप कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो भी नया ब्रीड बनेगा, या फिर आप उसे इनब्रीडिंग करवा सकते हो ताकि और सुपीरियर स्टेबल ब्रीड बन जाए। ठीक है, कैरेक्टर जमा होके। सो क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डिफरेंट ब्रीड का। तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आपका बीकानेरी ईव्स शिप का, ठीक है, क्रॉस किया गया था मेरिनो रैम्स के साथ, और उसका जो प्रोजेनी बना दोनों कैरेक्टर को लेके वो बना आपका हिजरडेल। सो हिजरडेल शिप्स इज डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। दोनों सुपीरियर क्वालिटी के थे, उसको लेके हिजरडेल तो साथ दोनों का कैरेक्टर आ गया इसका। ठीक है, साइज भी आ गया और ऊल भी आ गया शिप का। सो याद रखिएगा ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो वही है, इट इज़ द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है,
दो डिफरेंट स्पीसीज का, जैसे एग्जांपल मूल। जब मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के साथ आपका क्रॉस किया जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है मूल, ठीक है। ये डिजीज रेजिस्टेंट होता है और गधे की तरह काम कर सकता है, घोड़े की तरह डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, मूल। फिर हिनी, और भी एग्जांपल है हिनी। हिनी क्या है आपका, मेल हॉर्स जब आपका फीमेल डोंकी से क्रॉस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आप बोलोगे हिनी। और मूल मतलब मेल डोंकी फीमेल हॉर्स। ऑलराइट, सो सिंपल है। देखो हाइब्रिडेशन कितना आराम से हो गया, ठीक है। सो नाउ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल मतलब आप ब्रीडिंग करोगे बट अंडर बाय योर सेल्फ। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑलरेडी हमको इसका मतलब पता है, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ चुका है। नहीं देखे हो तो इस वीडियो को जाके देख लो आप लिस्ट में जाके, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड ह्यूमन, इंसेमिनेशन मतलब इन मतलब अंदर, सेमेन मतलब सीमेन, ठीक है, स्पर्म अंदर डाला जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैप में बाय ह्यूमन, ठीक है। अगर एक मैंने बुल से एक सीमेन कलेक्ट कर लिया और मैं अभी डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ, और अगर मुझे बाद में डालना है तो मैं उसे फ्रीज कर दूंगा, क्रायो प्रिजर्व कर दूंगा। कौन सा कंडीशन में, लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जाके वीडियो देख सकते हो वन शॉट का, ठीक है। शॉर्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, द सेमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल। द सीमेन इज, या तो इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो या तो फ्रीज करो, बाद में यूज़ करो क्रायो प्रिजर्वेशन करके। और फ्रोजन सीमिट को क्रायो प्रिजर्वेशन करके आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, बाहर का ला सकते हो, भाई यहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सपोज इंडियन बुल है, वो बाहर में नहीं मिल रहा है तो उसका सीमेन ले जाके भाई आप रिप्रोडक्शन करवाओ, उसका कैरेक्टर ले लो। पर इसका सक्सेस रेट जो है काफ़ी लो है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सक्सेस रेट एनिमल्स में काफ़ी लो है। तो इसका उपाय क्या है, सो नेक्स्ट कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो आपका मोएट, डेट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इससे क्या होता है, आपका नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर अभी पता चल जाएगा। देखो स्टेप्स क्या होता है इसमें, तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स क्या होता है इसमें स्टेप्स यही है कि पहले आप सुपीरियर एक फीमेल को सिलेक्ट करोगे, उसे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कुछ दे दोगे आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लाइक हार्मोन्स, ताकि वो फीमेल काउ जो है वो नॉर्मली एक अपना साइकिल में, अपना एक साइकिल में एक बनाती थी, बट सिंस आपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे दिया तो बहुत फॉलिकल्स डेवलप करके आप 6 से 8 एग बनेगा पर साइकिल, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करोगे आप, एक जब बन गया तो या तो फिर आप बुल से मीटिंग करवा दो या तो आर्टिफिशियली सीमेन को इंसर्ट करवा दो, ताकि ये सारा एक फर्टिलाइज हो पाए। दूसरा स्टेप, तब आपका फर्टिलाइज हो गया से 6 से 8 आपका जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जब ये जाइगोट बन चुका है इस एक काउ के अंदर में 6 से 8, तो आप इसे नॉन सर्जिकली हाथ को ऐसा घुसा के या कुछ इंस्ट्रूमेंट को डाल के नॉन सर्जिकली रिकवर कर लिया जाता है फीमेल से, ठीक है। 6 से 8 जाइगोट, और ये 6 से 8 जाइगोट फिर दूसरा काउ में, ठीक है। देखिए 6 से 8 अलग अलग काउ में इंसर्ट कर दीजिएगा एक एक जाइगोट। तो देखिए आपका जो सुपीरियर क्वालिटी वाला जो फीमेल था, सुपीरियर मेल का आपने स्पर्म लगा के 6 से 8 जाइगोट बनाया, और आप 6 से 8 काउ में आप डाल दोगे जाइगोट को, तो आपका बच्चा जो नॉर्मली एक काउ से एक बच्चा बनता है एक साइकिल में, अब वही आपका क्या हो गया, अब 8 काउ बनेगा आपका सुपीरियर काउ एक बार में। एंड दिस फीमेल काउ इज रेडी फॉर अनदर साइकिल लाइक दिस। सो इसको, ये प्रोग्राम है आपका हार्ड इंप्रूवमेंट करने के लिए, उस वेराइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसका सक्सेसफुल रेट भी बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट। सो इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल ओवुलेशन, क्योंकि आप बहुत बार ओवुलेशन करा रहे हो, एक अंडा के बदले 6 से 8 अंडा बनवा रहे हो आप, और बाद में बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, या तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रायो स्टेज में आप उसे निकाल के ट्रांसफ़र कर देते हो सरोगेट काउ में, सरोगेट फीमेल में। इसलिए इस टेक्निक का नाम है मोइट, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ठीक है। सो काउ इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, हॉर्मोन्स विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन। फॉलिकल जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उतना ही एक बनेगा, और आपका सुपर ओवुलेशन हो जाएगा, 6 से 8 अंडा बनेगा पर साइकिल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा आपका, द एनिमल इज आइदर मेटेड विद ए बुल, या फिर आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। और फर्टिलाइज एक 8 से 32 स्टेज में, जब आपका जाइगोट बन के 8 से 32 सेल स्टेज में बन जाएगा, तो उसको रिकवर कर दो नॉन सर्जिकली और ट्रांसफ़र कर दो सरोगेट मदर में,
ठीक है, सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दो। और वहाँ में आपका एक का बदली 6-8 बच्चा बन जाएगा। सो मोएट आप डेमोन्स्ट्रेट बहुत एनिमल्स में हो चुका है, जैसे कैटल, सीप्स, रेबिट, बफेलो एंड मार्श में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई मिल्क इंडिंग ब्रीड्स और हाई क्वालिटी मतलब को मिक्स करके आपका ब्रीड बना दिया जाता है, ताकि जो इसका साइज़ है, हार्ट साइज, जो भी इसका कम्युनिटी का साइज़ है, वो शॉर्ट टाइम में आपका ज़्यादा बन जाए। नॉर्मली एक बच्चा देता है आपका, पर अभी एक वही टेक्निक से आपका 6 से 8 बच्चा दे रहा है, वो भी आपका मतलब कैरेक्टर को, डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लेके। ठीक है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दी हार्ड इम्प्रूवमेंट इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ऑलराइट, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया हो। ठीक है, सो बी कल्चर, बी कीपिंग, हमने आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट देख लिया, आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देख लिया, हमने एनिमल ब्रीडिंग देख लिया, कंट्रोल एनिमल ब्रीडिंग भी देख लिया ना। बी कीपिंग, बी क्यों रखते हैं लोग, बी कीपिंग क्यों करते हैं? बी कीपिंग का जो मैनेजमेंट होता है, प्रैक्टिसेस होता है, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर, याद रखिएगा। क्योंकि कॉमन स्पीसीज जो बी का इंडिया में मिलता है, जिसे किया जाता है, उसे बोलते हैं एपिस इंडिका। तो ऐसे याद रख लेना, एपिस से एपीकल्चर, इंडिका से इंडिया में मिलने वाला कॉमन स्पीसीज। ठीक है, जो रेयर किया जाता है इंडिया में, एपिस इंडिका। सो नाउ बी को क्यों रखा जाता है? पहला बात तो हनी के लिए, क्योंकि हनी में बहुत सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, प्लस हनी के साथ साथ हमको ऐसा बी वैक्स भी मिलता है, और बी वैक्स आपका कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस बनाने में काम आता है, तो इसलिए इसका रेयरिंग किया जाता है। सो एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑफ हनी बी टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स। मोस्ट कॉमन स्पेसीज रेयर है वो है एपिस इंडिका। हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत काफ़ी ज़्यादा। और बी वैक्स जो है आपका यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस, बी वैक्स का भी फायदा है। ठीक है, नाउ क्या बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एन एरिया? आप उसी एरिया में कर सकते हो जहाँ आपका सफिशिएंट मतलब वाइल्ड श्रब्स हो, या फ्रूट ऑर्किड हो, या कल्टिवेटेड क्रॉप हो। क्योंकि अगर एक रेगिस्तान में तुम बी को कल्चर करोगे, मतलब रखोगे, तो रहेगा कैसे? उसका पोलन मिलेगा कहाँ से, नेक्टर मिलेगा उसको कहाँ से? ठीक है, सो आप ऐसा जगह में उसको बी हाइव को रखने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ कल्टिवेटेड एरिया हो। तो वहाँ जब भी जाएगा फूल वूल को खेत वोत में जाएगा, घूमेगा, फूल से वो अपना नेक्टर लेके आएगा, बदले में आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि पोलिनेशन भी करवाएगा। ठीक है, सो वैसा जगह में इसका प्रैक्टिस करना अच्छा है जहाँ सफिशिएंट आपका तो वाइल्ड सब वाइल्ड एरिया हो, बढ़िया सा फ्रूट ऑर्किड हो, या तो ऑर्किड्स हो, या फिर कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। कोई भी आसानी से अब मैं बोलूँ मैं बी कीपिंग करूँगा, रख लूँगा क्या? नहीं, एक काट के मेरा भतुम्बर बना देंगे, कचुम्बर बना देंगे मेरा। ठीक है, जो पालते हैं वो छुए तो भी उसको नहीं काटेगा, उठ जाएगा। बट हम जो है ना, तो डंग इतना डंक मारेंगे कि अगला दिन भाई नाम ही नहीं लेना हमको हनी खाने का। तो इसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस हैंडलिंग का वे होना ज़रूरी है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट सक्सेस होने के लिए क्या है, आपका नॉलेज होना चाहिए आपको नेचर एंड हैबिट ऑफ बी का। अलग अलग बी अलग अलग हैबिट में नेचर होता है उनका। ठीक है, आप उनको उसे संभालना पड़ेगा, आपको उसे सीखना पड़ेगा, तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव। जहाँ पे बी हाइव रखोगे आपको अच्छा से जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बोला, या तो कल्टिवेटेड क्रॉप, या तो फ्रूट ऑर्किड रीजन्स में। ठीक है, प्लस आपको नॉलेज होना पड़ेगा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स। स्वॉर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ बी। बी का बेसिकली क्या होता है, एक रानी होता है, क्वीन। ठीक है, क्वीन को अच्छा से पकड़ के एक डब्बे में डाल दो, मतलब बी हाइव बना के, वहाँ सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आप एक ग्रुप ऑफ में क्वींस जो है ग्रुप में, उस ग्रुप को पकड़ के लाओ। तो क्या आप ऐसे पकड़ के लाओगे? नहीं, उसके लिए भी नॉलेज होना जरूरी है कि आप कैचिंग कैसे करोगे, हाइविंग कैसे करोगे। ठीक है, प्लस मैनेजमेंट ऑफ बीज ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। मज़ा आ रहा है बी रख के, बारिश आ गया, थोड़ा ठंडी पड़ गया, तब तो सब भाग जाएंगे या उड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो आपको नॉलेज होना जरूरी पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करोगे अलग अलग सीजन में। ठीक है, ये सब फाइनली हो गया। तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए फॉर हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। हाँ, सब पाल पूछ ले, आप हनी निकालने जाओगे ना ऐसे तो गनी भाई बन के निकलोगे। ठीक है, तो उसको कलेक्शन और हैंडलिंग करने का भी आपको नॉलेज होना पड़ेगा सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट जस्ट सिंपल सा मुद्दा है, बोर्ड्स में पूछता है, एंट्रेंस के लिए जनरल नॉलेज की तरह से ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्या पता स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ दे यहाँ से। ठीक है, पूछ देगा कि क्या ये ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली भाई हमने पढ़ा है ये ज़रूरी है।
ठीक है। सो बीज आर ए वेरी वेल नोन सोर्स ऑफ पोलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप स्पेसीज जैसे सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल्स, पेयर। इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया पोलिनेटर है, बढ़िया से पोलिनेशन करवा देता है, ठीक है। सो कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड इंक्रीजेस पोलिनेशन, ऑब्वियसली पोलिनेशन बढ़ेगा, एंड इम्प्रूव द यील्ड। जितना ज़्यादा पोलिनेशन होता है ज़्यादा प्रोडक्शन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्यों बी हाइव को क्रॉप फील्ड के पास रखा जाता है, ताकि भाई पोलिनेशन ज़्यादा होगा, पोलिनेशन ज़्यादा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा है कि नहीं। सो हो गया जी बी हाइव। नेक्स्ट आता है फिशरी में, ठीक है। फिशरी को देख के फिश मत समझ लेना। तो फिशरी क्या है, इट इज़ द इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग और रेयरिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस आता है इसमें। सेल फिशेस मतलब प्रॉन एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ठीक है, सब आ जाता है फिशरीज में। आपका सिर्फ फिश नहीं आता, आपका क्रैब्स भी आ जाता है, केकड़ा सेकड़ा सब आ जाता है, ऑयस्टर, घोंगी जिसे बोलते हैं सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्रस्टेशियन सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। मोलस्कास सब आ जाएंगे फिशरीज में, आपका सब इंक्लूड होगा। आप उसे कैच करो, ठीक है, प्रोसेसिंग करो और मार्केट में बेच दो। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं फिशरी, ठीक है। अब फिशरी में भी कुछ अलग अलग टर्म आपको मिलेगा। चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो तो दिखा दूंगा मैं। जैसे कि एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर। एक्वा मतलब पानी, एक्वाटिक पानी, पानी में आपका एनिमल्स भी रहता है, प्लांट भी होता है। तो एक्वाकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, ठीक है। एक्वाकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। फिशरीज में आपका फिशेस, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, क्रैब, प्रॉन सब आ जाएगा। एक्वा मतलब एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल, याद रखना। फिशेस जो है वो पीसेस में आता है, तो पीसेस से याद रखना। पिसिकल्चर मतलब सिर्फ फार्मिंग ऑफ फिशेस, जिसमें सिर्फ फिश का फार्मिंग होगा, रेयरिंग होगा, उसका प्रोडक्शन करके सेलिंग किया जाएगा। सिर्फ फिश का फार्मिंग को हम कहते हैं पिसिकल्चर। प्लांट्स और एनिमल बोथ का एक्वाकल्चर। और फिशेस, मोलस्क, क्रस्टेशियंस ये सबको हम बोलते हैं आपका फिशरी, ठीक है। सो आपका जो भी फिशरी इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन बढ़ा है उससे हम कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, क्योंकि पानी और समुद्र होता है ब्लू। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर होता है ग्रीन, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। सो फिशरीज ऑब्वियसली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है दुनिया भर का फिशरमैन एंड फार्मर्स को इंडिया में, ठीक है। एंड हो गया एनिमल का पार्ट इसी से ख़त्म। बस आपको ये कुछ नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कॉमन हमारे नदिया में जो मछली पाई जाती है उसका नाम याद रखना है, और जो फॉरेन में मिलता है उसका नाम याद रखना है, डेट इज समुद्र में मेराइन फिशेस एंड फ्रेश वाटर फिशेस। सो बस 2-3 एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर फिशेस, मतलब नदी उदी में मिलता है हमारा लोकल, जैसे पता ही होगा रोहू, ठीक है, कटला, कॉमन कर्प, इंडियन कर्प भी कहते हैं, ठीक है। और ये सब समुद्र में मिलते हैं, तो इनका नाम भी बहुत डेंजर है। समुद्र जैसे बाहर में होता है फॉरेन में, ठीक है, अटलांटिक वैसे के सब में, तो इसका नाम भी वैसे ये फॉरेन टाइप में। सर्डाइंस, मैकेरल, पॉम्फ्रेट, ठीक है, हिल्सा। सो ऑल दिस आर मेराइन फिशेस। आपको याद रखना है कौन सा मेराइन फिशेस है, कौन सा फ्रेश फिश है। सो वही ये काफ़ी सिंपल है, ये फॉरेनर नाम है, वो इंडियन टाइप्स का नाम है। तो इसी का साथ जो है गाइस आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको जो है पूरा समझ में आया हो। कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। होप सो यू लाइक दी वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा आपका प्लान ब्रीडिंग, उसके लिए इंतजार कीजिए, एक शॉर्ट में वो भी मिल जाएगा विद फुल टिप्स। वो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन पार्ट है, याद ही नहीं होता, बट आई कैन एश्योर यू डेट वो वीडियो जब बनाऊंगा आपको पूरा तरीके से याद हो जाएगा, अच्छे से ट्रिक्स के साथ बना दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।